हमारे साथ सूचना अधिकार कार्यकर्ता आलोक कुमार, जो बहुमंजिला इमारतों में मानकों के पालन को लेकर लगातार संघर्ष करते रहते हैं, वो भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आलोक जी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए दिल्ली और एनसीआर में, खासतौर से एनसीआर में बहुत सारे लोगों ने घर लिए हैं, रहना शुरू कर दिया और पैसे तो लगा दिए, रहना भी शुरू कर दिया। बाद में एहसास हुआ कि बेसमेंट में पानी लीक हो रहा है, पिलर जो है उसमें बीम दिख रही है, बिल्डिंग जो है वो कमजोर हुई चली जा रही है। लेकिन आदमी करे क्या, इतना पैसा जो लगा दिया। संकेत जी, एक तो ये सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है और आप लोग उठा रहे हैं, ये तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अक्सर घटना घटने के बाद सारे सब्जेक्टों पे चर्चा होती रहती है। मैं बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में 10-12 साल से आरटीआई फाइल करके पता करता रहता हूँ और यहाँ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, एओएस। ये जो मैटर है, इसमें हमने एक चीज जो देखी, जो अथॉरिटी और बिल्डर का साठगांठ कहिए या सरकार और बिल्डर का साठगांठ कहिए, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि जो सरकार एफएआर जो देती है फ्लोर एरिया रेशियो, और उसके साथ जो परचेजेबल एफएआर देती है 33% का, और उसके साथ 10% की कंपाउंडिंग की जो लिमिट देती है कि अवैध निर्माण आप जो करें उसके ऊपर कंपाउंडिंग करा ले, तो टोटल आप देखिए 33 और 10 मतलब 44% करीब एक्स्ट्रा बनाने की अनुमति कभी भी मिल जाती है। वो इतना बड़ा एक अभिशाप साबित होगा कुछ टाइम बाद जब इस तरह की अगर घटना घटेगी। और आज भी गाजियाबाद, नोएडा वगैरह में अगर सही ढंग से पता किया जाए तो कई बिल्डिंग ऐसी मिलेगी जहां पहले 20 फ्लोर की इजाजत थी, बाद में पता चला कि लास्ट मोमेंट में उसको एफएआर मिल गया, कंपाउंडिंग मिल गया और 28 फ्लोर बन गई। तो इस तरीके से बहुत सारी बिल्डिंगों का अगर आरटीआई से पता लगाते हैं हम लोग, तो हमारे पास कितने आरटीआई इस तरह से आए हैं जिसमें सैंक्शन प्लान में लिखा हुआ है कि भैया ये 20 फ्लोर है, और बाद में जब बिल्डिंग देखा तो मतलब जो जमीन की कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा करके अलाउ किया गया है, और ये आधिकारिक रूप से किया है। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे 20 फ्लोर की कैपेसिटी से वो बनाया बिल्डिंग, तो भाई 20 फ्लोर के हिसाब से तो बनाया, बाद में उसको आपने एफआर और 33% परचेजेबल के नाम पे दे दिया, फिर 10% कंपाउंडिंग के नाम पे दे दिया कि इलीगल जो इतने भी होते हैं उसमें 10% अलाउड है, तो उसने 10% और खींच दिया। तो मतलब एक तरह से हम लोग खुद से मिलजुल के इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवा दिए हैं कि वो बाद में, मतलब मेरे ख्याल से अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, मैं इसकी डिमांड काफी दिनों से कर रहा हूँ कि भाई आप एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए। तो एक तरह से स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है वो हेल्थ चेकअप है अपार्टमेंट का, क्योंकि यहाँ मल्टी स्टोरी 4-4 हजार फ्लैट का एक अपार्टमेंट है। तो आप मतलब अगर कुछ भी घटना घटेगी तो कितनी बड़ी बात होगी। तो इस पे मैं काफी बार ये मुद्दा उठाया हूँ अथॉरिटी के सामने भी। अब शायद थोड़ी बहुत अथॉरिटी तैयार हुई है स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा एक सबसे अहम मुद्दा ये भी मैं आपको बताना चाहता था कि जो मैंने एक आरटीआई लगाई कि भाई कैसे अथॉरिटी की जो इंजीनियरिंग टीम है या इन्फोर्समेंट टीम है वो क्या देखती है जाके, जब बिल्डर बना रहा है, मटेरियल बना रहा है, तो वो स्ट्रक्चर ऑडिट में या जो उसमें सैंक्शन प्लान के हिसाब से जो उसको बताया गया है कि इतना पिलर लगाना है और इतने पिलर में इतने सरिया लगाने हैं, इस तरह की क्वालिटी लगानी है, मटेरियल लगानी है, उसका क्या देख रेख करने का अथॉरिटी को क्या है, उसमें क्या मापदंड है। तो अथॉरिटी ने बताया कि भाई इसमें हमारा कोई मापदंड नहीं है, हम वो चीज नहीं देखते, हम केवल फ्लोर देखते हैं कि इतना फ्लोर बन गया। तो मैं ये कहता हूं कि भाई जब आप एफआर का पैसा लेते हो, प्लॉट का पैसा लेते हो बिल्डर से, बाहर के थ्रू ही जाता है, तो आप इस पे भी चेक रखो कि भाई आप किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हो। दिक्कत ये है ना आलोक जी, जिस दिन ये चुनावी मुद्दा बन जाए उस दिन तो बात हो, उस दिन अपने आप ही स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होने लगेगा, बिल्डिंगें भी मरम्मत उनकी होने लगेगी, सब कुछ हो जाएगा क्योंकि जोर पड़ेगा। पर क्योंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं बनता, इन घरों में रहने वाले तकलीफ झेल रहे लोग भी इसको चुनावी मुद्दा शायद नहीं मानते हैं, और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको सुध ले लेनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।